दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी संभालने के बाद इतने झूठ बोले हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता उनके बचाव में कुछ बोल नहीं पाते हैं। आज तक के खास शो थर्ड डिग्री में पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी यही हाल हुआ। गुजरात चुनाव पर विशेष कार्यक्रम में राघव चड्ढा अपने संयोजक अरविंद केजरीवाल का बचाव नहीं कर पाए और उनकी बोलती बंद हो गई। असल में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने से पहले कहते थे कि वे कोई सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही घोड़ा गाड़ी लेने के साथ सुरक्षा भी ले ली। लेकिन हाल में गुजरात दौरे पर उन्होंने एक बार फिर सुरक्षा न लेने का नाटक किया। इस पर थर्ड डिग्री कार्यक्रम में राघव चड्ढा की बोलती बंद हो गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है और लोग मजे ले रहे हैं। विक्रम नाम के एक यूजर ने लिखा है कि राघव चड्ढा की बोलती बंद हो गई। वहीं आनंद नाम के एक यूजर ने लिखा है कि खिलाड़ी कमजोर निकला। आगे लिखा है कि इनके पूरे पार्टी का बचाव करना मुश्किल है, कब कहां किसको देखकर पलट जाए ये कह पाना मुश्किल है। बिशंबर ने लिखा है कि राघव चड्ढा भाग खड़ा हुआ, जबकि एक यूजर धीरज ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा है कि अरे क्या हुआ, एक सवाल क्या पूछा, सांसद जी की तो बोलती बंद हो गई। जबकि पांडे ने लिखा है कि ऐसा धूर्त बयान देने वाला सिर्फ केजरीवाल ही हो सकता है। बता दें कि इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर लोगों ने केजरीवाल को जमकर धोया। दरअसल अरविंद केजरीवाल अपने नाटक नौटंकी के दम पर गुजरात विधानसभा चुनाव भी जीतना चाहते हैं, लेकिन लोगों को केजरीवाल के वादों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। साल 2024 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी पार्टियां अभी से कमर कस रही हैं। विपक्ष को इस बात का एहसास है कि वो सब मिलकर भी पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए विपक्ष में एकता की बात लगातार कही जा रही है। लेकिन सभी दलों और इनसे जुड़े नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त करते हुए देश भर के विपक्षी दलों से मुलाकात की और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि उनको जिस समर्थन की उम्मीद थी वो नहीं मिल पाया। विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनने के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन भी छोड़ दिया, जहां कम से कम उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित थी। लेकिन अब आरजेडी के साथ उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में है और पीएम उम्मीदवार बनने की आकांक्षा भी धूमिल होती नजर आ रही है। लालू यादव ने भी एक तरफ ये कहकर कि सब मिलकर देश चलाएंगे, उनको हैसियत बता दी है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीएम उम्मीदवार बनने की आकांक्षा की वजह से ही गुजरात में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। केजरीवाल को पता है कि गुजरात चुनाव में उन्हें 2-4 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन वो मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि उनका वोट शेयर बढ़ जाए, जिससे उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए और पीएम उम्मीदवार की दावेदारी ठोक सकें। इसी तरह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के मन में भी पीएम उम्मीदवार बनने की आकांक्षा हिलोर मार रही है। इसके लिए वो अपनी पार्टी का नाम तक बदलने के लिए तैयार हैं, यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति या भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस हो सकती है। हालांकि इसे भी राष्ट्रीय पार्टी बनने में लंबा रास्ता तय करना है। यही वजह है कि पार्टी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। हालांकि केसीआर अपनी टीआरएस पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि देश के मूड के हिसाब से उनके खिलाफ जा सकती है। उनकी सरकार में उनका बेटा केटी रामाराव, बेटी कविता सहित कई रिश्तेदार भरे पड़े हैं। अली बाबा 40 चोर के किस्से सबने सुन रखे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए कुछ साल पहले कहा था कि राव अपने मंत्री पुत्र केटी रामाराव और सांसद पुत्री कविता और 2 अन्य रिश्तेदारों के साथ राज्य को लूटने में लगे हैं। वहीं तेलंगाना में लगभग 14% मुस्लिम हैं। 2023 में टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बीजेपी ने 2019 में 4 लोकसभा सीटें जीती और बाद में दुबक्का और हुजूराबाद में 2 उपचुनाव में भी जीत हासिल की है। वोट शेयर में सुधार के बाद बीजेपी ने हैदराबाद नगर पालिका चुनाव में भी वोट शेयर बढ़ाया है। अब भाजपा की निगाहें राज्य के शासन पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। पश्चिमी देशों की मीडिया हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाती रहती है। इनका एकमात्र मकसद राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ माहौल तैयार कर एक ऐसी सरकार की स्थापना में मदद करना जो पश्चिमी देशों की सरकारों और उद्योगपतियों के इशारे पर ना सके, उनकी नीतियों को भारत में लागू कर सके। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए वॉशिंगटन पोस्ट समेत अमेरिका की मुख्यधारा की मीडिया पर जमकर निशाना साधा था।
इसी बीच टाइम मैगजीन ने भारत में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को माध्यम बनाकर साबित कर दिया कि वो मोदी सरकार और हिंदुओं से कितनी नफरत करती है। दरअसल टाइम मैगजीन ने ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के लिए योग्य उम्मीदवार बता दिया है। इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के संभावित विजेताओं की सूची में खुद को फैक्ट चेकर कहने वाले मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को रखा है। इस सूची में अन्य नाम वोलोडिमिर जेलेंस्की, WHO, डेविड एटनबरो, ग्रेटा थुनबर्ग समेत कई नाम शामिल हैं। टाइम मैगजीन ने कई हिंदुओं की हत्या के लिए जिम्मेदार जुबैर को एक पीड़ित के रूप में पेश किया है। मैगजीन ने अपने आर्टिकल में लिखा कि भारतीय फैक्ट चेक वेबसाइट अल्ट न्यूज के सह संस्थापक और पत्रकार प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर भारत में गलत सूचनाओं से लगातार जूझ रहे हैं, जहां हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी पर मुस्लिमों के खिलाफ अक्सर भेदभाव के आरोप लगाए जाते हैं। टाइम मैगजीन ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 28 जून के एक बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि स्पष्ट है कि ऑल्ट न्यूज की सतर्कता उन लोगों को रास नहीं आई जो दुष्प्रचार को समाज के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह भारत के कुछ वामपंथी मीडिया संगठनों की भेदभावपूर्ण प्रक्रिया की आड़ में टाइम मैगजीन ने भारत और मोदी सरकार को बदनाम करने की भी कोशिश की है। गौरतलब है कि टाइम मैगजीन अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है, जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर से होता है। यह हमेशा भारत विरोधी खबरें प्रकाशित करता रहता है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत सहित पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया, लेकिन टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर भारत की त्रासदी को दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।